गुरुजी, एक और चीज़ हमने देखा है कि अभी जैसे हम सुनते हैं कि कई अलग-अलग विधाएँ, कई अलग-अलग सिस्टम्स हैं, जैसे पराशरी सिस्टम हो गया, केपी सिस्टम हो गया, भृगुनंदी सिस्टम हो गया। तो इस तरह से भारत में अनेक प्रकार के सिस्टम्स हैं। एक थोड़ा उसके बारे में समझना चाहेंगे। दूसरा, भारत के बाहर भी जो ज्योतिष का काम होता है, उसके वहाँ पे भी कंसल्टेशंस होती हैं, तो उधर किस तरह के सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सोचिए कि हमारे यहाँ ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने जो चिंतन किया उसे गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति और स्मृति के आधार पर एजुकेट किया। ये जो लिखा जाता है ना कि व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं, ये सब कपोल कल्पित है। आप जिस संस्कृत भाषा के सारे ग्रंथों को प्रमाण मान रहे हैं, वो संस्कृत भाषा ही 1200 साल पुरानी है। संस्कृत भाषा 1200 साल 1200 पुरानी साल है। पुरानी। और ये जो हमारे जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र भाई महर्षि पराशर की बात करते हैं तो 5500 साल पहले, महर्षि भृगु की बात करते हैं तो 12 लाख साल पहले। तो उन्होंने उस समय में, हाँ, उस समय के भाषा में, उस समय जो भाषा प्रचलन में थी, जो वो जानते थे, और ये उसका प्रयोग किया। हमें नहीं पता है कि वो संस्कृत थी या क्या थी। नहीं, संस्कृत तो 1200 साल पुरानी भाषा, ये तो कंफर्म है। आप ये बताइए, पूरे दुनिया में शिलालेख पाए जाते हैं जी, बौद्ध काल के, तो शिलालेख पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जी, कोई शिलालेख आज तक संस्कृत में क्यों नहीं मिला? जी, भाई ब्रह्मी में मिलते हैं, पाली में मिलते हैं, प्राच्य में मिलते हैं, मतलब अनेक भाषाओं में मिलते हैं, संस्कृत में क्यों नहीं मिला? अगर संस्कृत इतनी अनादि प्राचीन भाषा है तो ये सब शिलालेख संस्कृत भाषा में होने चाहिए थे। जी, राजआज्ञा संस्कृत भाषा में होनी चाहिए थी। जी। तो दुनिया के किसी भी जगह आज तक कभी भी संस्कृत भाषा का कोई शिलालेख क्यों नहीं मिला? जी। और आज भी जो भाषा वहां पर शिलालेख पर मिल रही है, उसको भाषाविद पढ़ नहीं पा रहे हैं कि लिखा क्या है। इस पर रिसर्च चल रही है। तो आपको महर्षि भृगु की किताब कहां से मिल गई जो आपने छाप के भृगु संहिता भेज दी? अलग अलग प्रेसों में। हाँ जी। भाई, रावण को तो संस्कृत आती ही नहीं, तो तमिल भाषा का जानकार था। भगवान राम को अवधी आती थी, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। भगवान श्री कृष्ण को नहीं आती थी, वो तो ब्रज भाषा के जानकार थे। जी। तो ये भाषा, भारत के गुरुकुलों की जब स्थापना हुई, एक सीरीज बनी, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने की चेष्टा से गुरुकुलों के आचार्यों ने कृत भाषा को सुसंस्कृत किया। अच्छा। मतलब कृत भाषा में व्याकरण का प्रवेश किया महर्षि पाणिनि ने। और जब उन्होंने कृत भाषा में अपने व्याकरण का प्रवेश किया, तो उससे जो भाषा निर्मित हुई वो कृत में सुकृत, सुसंस्कृत, वो संस्कृत हो। तो उस समय के भाषा में वो ग्रंथ, शास्त्र, हाँ, बने। हाँ, ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेट किया गुरुकुलों के आचार्यों ने। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भेद है। भृगु संहिता एक पब्लिकेशन हाउस दूसरी तरह से छाप देता है, दूसरा पब्लिकेशन हाउस दूसरे फलित छाप देता है, तीसरा पब्लिकेशन हाउस तीसरा फलित। मेरे पास तो 40 से अधिक भृगु संहिता है जो डिफरेंट पब्लिकेशन की हैं, सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। क्यों? क्योंकि गुरुकुल के आचार्य ने उसको जब पढ़ा, तो भाई मैं भी वही सिलेबस पढ़ाऊंगा, आप भी वही सिलेबस पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट आपके पास जाएगा क्यों? मेरे ही पास पढ़ेगा। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ हम मॉडिफाई करेंगे ना, तभी तो स्टूडेंट आकर्षित होगा आपकी तरफ। जी, जी, जी। तो ये जितनी भी संस्कृत के ज्योतिषीय ग्रंथ हैं, ये सब धोखाधड़ी। अच्छा। तो ये जो अलग अलग यहाँ पे जो पद्धतियां हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा में जो चली आ रही है, जी, श्रुति और स्मृति के आधार पर, वो तो सही है, वो सही है, वो सही है। अब जैसे मैं अपने शिष्यों को जो सिखाता हूँ ज्योतिष, वो मैं ग्रंथ किताब नहीं सिखाता हूँ। जो मैंने अपने गुरु से सीखा वो मैं अपने शिष्य को सिखाता हूँ, और जो मैं सिखाता हूँ वो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है। जी। तो ये तो सही है, और इसी से फलित जो किए जाते हैं वो सही निकलते हैं। लेकिन जो किताबों में पब्लिकेशन हाउस अपनी किताबों में बेचने के लिए जो कर रहा है, ये बस सिर्फ गुरुकुलों के स्क्रिप्ट राइटरों द्वारा लिखी गई किताबें हैं,
जिनको वो पब्लिकेशन हाउस बेच रहे हैं। और भारत के बाहर कैसी पद्धतियां वो हैं? लोग इन्हीं किताबों के इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, फ्रेंच में कर रहे हैं, जर्मन में कर रहे हैं और दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करके अपने आप पढ़ा रहे हैं। ये बस सिर्फ पब्लिकेशन हाउस की इनकम का मामला है और कहीं कुछ नहीं।